फाइनेंशियल फ्रीडम, हम सब ये शब्द सुनते हैं और चाहते भी हैं, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या कोई बड़ा जैकपॉट लगना जरूरी है, या कोई क्या कहते हैं सीक्रेट स्टॉक टिप? और अक्सर यही सोचकर लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। हाँ, उनको लगता है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक मंजिल है जहां किसी एक बड़े दिन, किसी बड़ी घटना के बाद पहुंचा जाता है। बिल्कुल। जबकि असलियत ये है कि यह एक सफर है जो रोजाना के छोटे छोटे, लगभग उबाऊ लगने वाले फैसलों से तय होता है। उबाऊ, हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है। और इसी सोच को बदलने के लिए आज हमारे पास जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ अंश हैं। अब ये किताब सीधे सीधे पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं वो वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए एक टूलकिट की तरह हैं। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। यह हमें बताता है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। यह हमारी आदतों का, हमारे मनोविज्ञान का खेल है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस टूलकिट को खोला जाए और समझा जाए कि कैसे छोटे, लगभग अदृश्य बदलाव असाधारण वित्तीय परिणाम दे सकते हैं। चलिए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। इसकी शुरुआत मुझे लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के विचार से होती है। हाँ, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि पैसा कैसे कंपाउंड होता है। 100 रुपए पर मिला ब्याज अगले साल 100 पर नहीं बल्कि 110 पर मिलता है। आदतें भी ठीक इसी तरह कंपाउंड होती हैं। मतलब एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। एग्जैक्टली। इसी बात को समझाने के लिए किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एक कमाल का उदाहरण है। 100 सालों तक वे औसत दर्जे के थे। औसत से भी बुरे थे। हालत इतनी खराब थी कि यूरोप के एक बड़े बाइक निर्माता ने उन्हें अपनी बाइक बेचने तक से मना कर दिया था। अरे हाँ, इस डर से कि अगर ब्रिटिश टीम को उनकी बाइक इस्तेमाल करते देखा गया तो उनकी अपनी बिक्री कम हो जाएगी। सोचिए, इतनी खराब प्रतिष्ठा। फिर 2003 में डेव ब्रेल्सफर्ड को परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया और उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे वो मामूली लाभ का एकत्रीकरण कहते थे। जिसका मतलब था हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना। सिर्फ 1%। बाइक की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाने से लेकर एथलीटों के लिए सही तकिया और गद्दा चुनने तक, ताकि उन्हें सबसे अच्छी नींद आए। हाँ। उन्होंने हर उस चीज को तोड़ा जो एक बाइक चलाने में लगती है और फिर उसे 1% बेहतर किया। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने टीम ट्रक के अंदर का रंग सफेद कर दिया ताकि धूल के छोटे छोटे कण भी दिख जाएं, जो बाइक के प्रदर्शन को खराब कर सकते थे। बिल्कुल। उन्होंने एथलीटों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वे कम बीमार पड़ें। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें थी, है ना? लेकिन परिणाम, महज 5 सालों में उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 60% स्वर्ण पदक जीते। 60%? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये अदृश्य प्रगति ही सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। यहीं पर किताब का निराशा की घाटी, मतलब वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होगी, जितनी मेहनत उतना परिणाम। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में परिणाम एक पठार, एक प्लेटो पर रहते हैं और फिर अचानक से तेजी से बढ़ते हैं। और उस पठार वाले समय में जहां हम मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजे नहीं दिख रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। सही। जैसे कोई नया निवेश करना शुरू करता है और पहले 6 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं देखता तो उसे लगता है कि ये सब बेकार है। बिल्कुल, वो समय ही निराशा की घाटी है। धैर्य रखना यहाँ सबसे जरूरी है। आपको सिस्टम पर भरोसा करना होता है, भले ही आपको रोजाना परिणाम ना दिख रहे हों। तो फिर सवाल यह है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं कैसे, हम इन आदतों को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? किताब में इसके लिए 4 सरल नियम दिए गए हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका मूल विचार है अपने माहौल को बदलना ताकि सही काम करने के लिए आपको संकेत मिले, क्यूज मिले। संकेत। हाँ, किताब में मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने लोगों की खाने की आदतों को बदलने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को लेक्चर नहीं दिया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ कैफेटेरिया का डिजाइन बदल दिया। सिर्फ डिजाइन? हाँ, कैश रजिस्टर के पास वाले फ्रिज में जो पहले सिर्फ सोडा से भरे थे, अब पानी भी रखा गया। कैफेटेरिया में हर ड्रिंक स्टेशन पर पानी की बोतलें रख दी गईं। बस इतना ही। और नतीजा ये हुआ कि अगले 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11% घट गई और पानी की बिक्री 25% बढ़ गई। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ पानी की बोतल उठाने जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए काम करता है? मतलब क्या माहौल बदलने से कोई अपनी पूरी निवेश की आदत बदल सकता है, जो कि कहीं ज्यादा जटिल काम है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें एक बार के फैसलों और रोज की आदतों में फर्क करना होगा। अच्छा। माहौल को बदलना एक बार के फैसलों के लिए सबसे शक्तिशाली है, जैसे अपनी तनख्वाह आते ही एक SIP के लिए ऑटोमेटिक डेबिट सेट करना। ये एक बार का फैसला है जो आपके माहौल को हमेशा के लिए बदल देता है। अब आपको हर महीने निवेश करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होगा। ये एक स्पष्ट संकेत है। या फिर अगर कोई क्रेडिट कार्ड के कर्ज से परेशान है तो कार्ड को घर पर छोड़कर जाना या उसे किसी ऐसी जगह रखना जहां से उसे निकालना मुश्किल हो। बिल्कुल, आपने माहौल में एक बाधा डाल दी। सही है। या फिर किसी खास लक्ष्य के लिए एक अलग बचत खाता खोलना और उसे यूरोप यात्रा जैसा नाम देना। जब आप कोई फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं तो उस पैसे को तुरंत उस खाते में डाल दें। तो बचत करना एक स्पष्ट और दिखने वाला काम बन जाता है। हाँ, ठीक है, तो पहला नियम हुआ कि सही काम के लिए संकेत को स्पष्ट और आसान बनाओ। अब आते हैं दूसरे नियम पर, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। मुझे अक्सर लगता है कि बजट बनाना या बचत करना बहुत ही बोरिंग काम है। इसे आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ पर इंसान का एक सामाजिक गुण काम आता है। हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे समूहों में सामान्य और सम्मानित होती हैं। अच्छा। किताब में शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स पोलगर बहनों का जिक्र है। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही ऐसे माहौल में पाला जहां शतरंज सबसे आकर्षक चीज थी। घर, किताबों और शतरंज के मैचों की तस्वीरों से भरा था। नतीजा, तीनों बहनें असाधारण खिलाड़ी बनी। तो वित्तीय रूप से इसका मतलब हुआ कि ऐसे लोगों या समूहों से जुड़ें जो पैसे के मामले में स्मार्ट हैं, या ऐसे दोस्तों के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों पर बात करें जो आपको प्रोत्साहित करते हों। हाँ, और दूसरा तरीका है अपनी मानसिकता को बदलना। मुझे पैसे बचाने हैं, ये सुनने में एक त्याग जैसा लगता है। एक बोझ जैसा। हाँ, लेकिन अगर आप इसे ऐसे सोचें कि मैं अपनी भविष्य की आज़ादी के लिए फंडिंग कर रही हूँ, तो ये एक शक्तिशाली और आकर्षक विचार बन जाता है। आप बोझ को अवसर में बदल रहे हैं। किताब में प्रलोभन बंडलिंग मतलब टेम्पटेशन बंडलिंग नाम का एक और मजेदार तरीका बताया गया है। अरे हाँ, आप जो काम करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे जब मैं अपना साप्ताहिक बजट देखूंगी तब मैं अपनी पसंदीदा कॉफी पीऊंगी। या हर महीने अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के बाद मैं नेटफ्लिक्स पर अपना पसंदीदा शो देखूंगा। सही है, आप एक उबाऊ काम को एक मजेदार इनाम से जोड़कर उसे आकर्षक बना रहे हैं। पर इसमें एक खतरा नहीं है? अगर मैं अपनी पसंदीदा कॉफी सिर्फ बजट बनाते वक्त पीता हूं तो हो सकता है कि मुझे कॉफी से ही नफरत हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनाम और काम दोनों को नापसंद करने लगूं। ये एक जायज चिंता है, और ऐसा हो सकता है अगर काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो और इनाम बहुत छोटा। अच्छा, इसका संतुलन बनाना जरूरी है, और इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बड़े लक्ष्य के खिलाफ ना जाए। जैसे पैसे बचाने का इनाम एक महंगी शॉपिंग करके देना सही नहीं होगा। सही कहा। ठीक है, तो आदत को आकर्षक बनाना समझ में आता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दिक्कत तो शुरू करने में ही होती है। वो पहला कदम उठाना, वही सबसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल। भले इनाम कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। क्या किताब इस आलस या इनर्शिया के बारे में कुछ कहती है? बिल्कुल, और यही हमें तीसरे नियम पर लाता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। न्यूनतम प्रयास का नियम। हाँ, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, इसलिए हम हमेशा वही विकल्प चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। हमें प्रेरणा पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आदतों में आने वाली बाधाओं को कम करना चाहिए। वित्तीय आदतों के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वचालन ऑटोमेशन ही होगा, जैसा हमने पहले भी बात की। हाँ, स्वचालन इसका सबसे बेहतरीन रूप है। अपने बिल, बचत और निवेश को स्वचालित कर दें। एक बार सेट कर दिया तो आपको हर महीने सोचना भी नहीं पड़ेगा। इच्छा शक्ति की जरूरत ही खत्म। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कभी-कभी ज्यादा स्वचालन हमें अपनी वित्तीय स्थिति से दूर कर देता है। मतलब हम ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। हाँ, सही कहा, सब कुछ ऑटो पायलट पर चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो शायद एक संतुलन की जरूरत है। जरूरी चीजें स्वचालित करें, लेकिन महीने में एक बार सब कुछ देखने की आदत भी डालें।
और अगर कोई नई आदत शुरू करनी हो जो स्वचालित नहीं हो सकती, जैसे निवेश के बारे में सीखना, तो उसके लिए किताब में 2 मिनट का नियम बताया गया है। कोई भी नई आदत 2 मिनट से शुरू करें। यानी रोज 1 घंटा निवेश के बारे में पढ़ूंगा के बजाय रोज 2 मिनट के लिए एक वित्तीय लेख खोलूंगा से शुरू करें। एग्जैक्टली। आदत को शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। ये नियम उसे आसान बनाता है। सही है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। लेकिन ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, पर आदत को बनाए रखने के लिए सिर्फ 2 मिनट काफी नहीं है ना। असली चुनौती तो 2 मिनट से 20 मिनट तक जाने में आती है। तो ये स्केलिंग कैसे होती है? 2 मिनट का नियम सिर्फ शुरुआत के बारे में नहीं है, ये पहचान बनाने के बारे में है। पहचान? हाँ, जब आप रोज 2 मिनट के लिए एक वित्तीय लेख खोलते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने फिनेंस को गंभीरता से लेता है। अच्छा। एक बार जब ये पहचान बन जाती है तो समय बढ़ाना आसान हो जाता है। पहले आप आदत को स्थापित करते हैं, फिर उसे बेहतर बनाते हैं। बहुत खूब। और अब आखिरी और शायद सबसे मुश्किल नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि बचत और निवेश के फायदे जैसे रिटायरमेंट सालों या दशकों बाद मिलते हैं। हमारा दिमाग तो तत्काल इनाम चाहता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा दिमाग आज की खुशी को भविष्य की खुशी से ज्यादा महत्व देता है। जिसे प्रेजेंट बायस कहते हैं ना। हाँ, किताब में कराची का एक अध्ययन है जहाँ हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। लोगों को पता था कि ये जरूरी है, लेकिन वे करते नहीं थे। क्योंकि इसका फायदा बीमारी से बचना भविष्य में मिलता है और दिखता नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साबुन के फायदों के बारे में और जानकारी दी। नहीं। शोधकर्ताओं ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर एक बेहतर साबुन सेफगार्ड लोगों को दिया। अच्छा। इस साबुन में अच्छी खुशबू थी और ये ज्यादा झाग बनाता था। अचानक हाथ धोना एक संतोषजनक अनुभव बन गया। एक तत्काल इनाम मिल गया। हाँ, हाथ साफ महसूस होते थे, उनसे अच्छी महक आती थी। नतीजतन हाथ धोने की दर तेजी से बढ़ गई। तो वित्तीय आदतों के लिए हमें तत्काल संतुष्टि खुद बनानी होगी, क्योंकि सिस्टम में ये स्वाभाविक रूप से नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ पेपर क्लिप रणनीति जैसी पुरानी तकनीकें काम आ सकती हैं। कि किताब में एक स्टॉक ब्रोकर का जिक्र है जो हर सेल्स कॉल के बाद एक पेपर क्लिप एक जार से दूसरे में डालता था। वह अपनी प्रगति को देख सकता था। ये तो बहुत पुराना तरीका लगता है, लेकिन शायद इसीलिए काम करता है क्योंकि ये इतना सरल है। सही कहा। हमारे ऐप्स और स्प्रेडशीट की दुनिया में कभी-कभी हाथ से कुछ करने का संतोष ही अलग होता है। हाँ, आप हर उस दिन के लिए एक मार्बल एक जार में डाल सकते हैं जिस दिन आप अपने बजट पर टिके रहते हैं। या जब आप किसी फिजूल खर्ची से बचें तो उतने पैसे तुरंत अपने बचत खाते में ट्रांसफर करें और उस बढ़ते हुए बैलेंस को देखें। ये एक विजुअल इनाम है। एक आदत ट्रैकर का उपयोग करना और अपनी सफलताओं की लकीर को न टूटने देना, डोंट ब्रेक द चेन, ये एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अरे हाँ, जब आप कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स लगाते हैं तो आप उस लकीर को तोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। ये अपने आप में एक संतोषजनक इनाम बन जाता है। सही कहा। ये प्रगति को दृश्यमान बनाता है और जो चीज दिखती है वो संतोषजनक लगती है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना मैराथन दौड़ने जैसा है, स्प्रिंट जैसा नहीं। ये बड़े छलांगों के बारे में नहीं, बल्कि रोजाना उठाए जाने वाले छोटे सही कदमों के बारे में है जो एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि अपने माहौल को बदलकर, अपनी मानसिकता को रीप्रोग्राम करके, आकर्षक बनाकर, हाँ, बाधाओं को हटाकर, आसान बनाकर और खुद को छोटे छोटे इनाम देकर, मतलब संतोषजनक बनाकर, हम अपने सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। अंत में ये लक्ष्यों के बारे में कम और सिस्टम के बारे में ज्यादा है। सही है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का लक्ष्य हमेशा से टूर डी फ्रांस जीतना था, लेकिन वे तभी जीते जब उन्होंने मामूली सुधार का एक सिस्टम बनाया। और अच्छी वित्तीय आदतें ही वो सिस्टम है जो किसी को भी वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जाती हैं। सफलता आपके लक्ष्यों का आकार तय नहीं करता, आप किस सिस्टम की मजबूती तय करती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक विचार। अगर पैसे से जुड़ी कोई एक आदत बदलने से किसी की पूरी वित्तीय जिंदगी बदल सकती हो तो वो क्या होगी, और उसे इतना आसान कैसे बनाया जा सकता है कि उसे न करना मुश्किल हो जाए।